नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां हमारे वैज्ञानिक बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। भारत में समय समय पर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक षड्यंत्र के शिकार होते रहे हैं। अब तक कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, लेकिन वर्षों बाद भी उन रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठ सका है। हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता राहुल सहरावत के आरटीआई के जवाब में परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया था कि 2009 से 2013 के दौरान 11 वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। विभाग की प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्रों में कार्यरत 8 वैज्ञानिकों की मौत हुई, लेकिन पुलिस जांच में इसे आत्महत्या या दुर्घटना बताया गया। वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच की जरूरत नहीं समझी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रंग सरकार थी। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता चेतन कोठारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौतों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी, लेकिन अभी तक यह मामला लंबित ही पड़ा हुआ है। इसमें पहला नाम आता है लोकनाथन महालिंगम का। लोकनाथन महालिंगम कर्नाटक के कैंगा परमाणु पावर स्टेशन में कार्यरत 47 वर्षीय महालिंगम प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। 8 जून 2009 की सुबह वे सैर के लिए निकले। 14 जून को उनका छत विक्षत शव काली नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार देते हुए कहा कि वे घरेलू कलह से परेशान थे। डीएनए रिपोर्ट से उनकी पहचान होती, इससे पहले ही पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। अधिकारियों के अनुसार महालिंगम जब तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र में कार्यरत थे, तब वे कुछ दिनों के लिए लापता हो गए थे। उसके बाद नाम आता है उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग का। दोनों युवा वैज्ञानिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के रेडिएशन एंड फोटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में कार्यरत थे। दोनों परमाणु रिएक्टरों से जुड़े एक संवेदनशील विषय पर शोध कर रहे थे। 29 दिसंबर 2009 को दोपहर बाद प्रयोगशाला में रहस्यमय तरीके से आग लगी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रयोगशाला में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आग लगने का खतरा हो। रिपोर्ट में मौत के पीछे षड्यंत्र की ओर इशारा किया गया था। उमंग मुंबई के रहने वाले थे, जबकि पार्थ बंगाल के। बार्क के तत्कालीन निदेशक श्री कुमार बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन और पीएमओ में फ़ोन कर घटना की जानकारी दी थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उसके बाद नाम आता है डालिया नायक का। डालिया नायक कोलकाता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की वरिष्ठ शोधार्थी थी। 35 वर्षीय डालिया नायक ने अगस्त 2009 में रहस्यमय परिस्थिति में मौत हुई थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कोई रसायन पीकर आत्महत्या की, लेकिन साथी वैज्ञानिक यह मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि डालिया के पास आत्महत्या की कोई खास वजह नहीं थी। महिला कर्मियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद नाम आता है महादेवन पद्मनाभन अय्यर का। महादेवन पद्मनाभन अय्यर बार्क में इंजीनियर पद पर कार्यरत 48 वर्षीय पद्मनाभन का शव 22 फरवरी 2010 को दक्षिण मुंबई के बीच कैंडी स्थित उनके घर से बरामद हुआ। फॉरेंसिक जांच में मौत का कारण अज्ञात बताया गया। पुलिस को जांच में कोई सुराग नहीं मिला, लिहाजा 2012 में फाइल बंद कर दी गई। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि वे स्वस्थ थे और उनकी मौत सामान्य नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनके सिर पर किसी भारी हथियार से प्रहार किया गया था। उसके बाद नाम आता है तिरुमला प्रसाद टेंका का। तिरुमला प्रसाद टेंका 30 साल के तिरुमला प्रसाद इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक थे और एक महत्वपूर्ण परमाणु परियोजना पर काम कर रहे थे। 10 अप्रैल 2010 को उनका शव फंदे से लटकता पाया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया,
लेकिन परिजन यह मानने को तैयार नहीं थे। इस मामले में भी पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उस वरिष्ठ वैज्ञानिक पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद नाम आता है तीतस पाल का। 27 वर्षीय तीतस बार्क में काम करती थी। 3 मार्च 2010 को ट्राम्बे स्थित परिसर में 14वीं मंजिल पर फ्लैट के वेंटिलेटर से उनका शव लटकता मिला। बार्क में उनकी नियुक्ति 2005 में हुई थी। वे एक खुशमिजाज महिला थी और कुछ हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। पहले वह रेडियो मेटलर्जी विभाग में कार्यरत थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही उनका स्थानांतरण रेडियो केमिस्ट्री विभाग में किया गया था। कोलकाता में अपने माता पिता से मिलकर वह 3 मार्च को ही मुंबई लौटी थी और उसी दिन सुबह 10 बजे मुंबई ऑफिस ज्वाइन किया था। उनके पिता नहीं मानते कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की। अब उसके बाद नाम आता है उमा राव का। उमा राव 28 साल की थी। वो 63 साल की थी। 28 साल तक बार्क में काम करने वाली 63 वर्षीय उमा राव ने 30 अप्रैल 2011 को कथित तौर पर आत्महत्या की थी। पुलिस जांच में बताया गया कि बीमारी के कारण वह अवसाद में थी। मौत का कारण अधिक मात्रा में नींद की गोलियों का सेवन बताया गया। पुलिस के मुंबई के गोवंडी में 10वीं मंजिल पर फ्लैट में उनका सुसाइड नोट भी मिला। उनको सुसाइड नोट में भी उन्होंने अवसाद का ही कारण बताया था। हालांकि परिवार, पड़ोसियों और उनके सहयोगियों, वैज्ञानिकों का कहना था कि उमा राव में अवसाद के लक्षण नहीं थे। वह एक बुलंद हौसले वाली महिला थी और इतनी उम्र में भी वह नौजवानों की तरह काम किया करती थी। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कलपक्कम के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCSR के साइंटिफिक असिस्टेंट 24 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफ़ा का शव 23 अप्रैल 2012 में उनके सरकारी आवास से बरामद किया गया। वे केरल के रहने वाले थे। पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफ़ा की कलाइयों की नसें कटी हुई थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन उसमें आत्महत्या की वजह नहीं लिखी हुई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और जांच बंद कर दी गई। के जोशी और अभी शिवम, ये दोनों केरल के इंजीनियर थे। 34 वर्षीय जोशी कोझिकोड जबकि 33 वर्षीय शिवम एर्नाकुलम के थे। दोनों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत में संवेदनशील परियोजना से जुड़े हुए थे। 6 अक्टूबर 2013 में विशाखापत्तनम नौसैनिक यार्ड के पास पेंडुरुत्ती में उनका शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। प्रयास तो था रेल हादसे में मौत दिखाने का, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बात खुल गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण जहर बताया गया। रेलवे पुलिस को जांच में कोई हत्या का सुराग नहीं मिला। इनके परिजनों और केरल कला समिति के सदस्य मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। पुलिस ने इन्हें दुर्घटना बताते हुए केस बंद कर दिया और जल्दबाजी में दोनों वैज्ञानिकों के परिवारों को उनके गांव भेज दिया गया। अब आते हैं तपन मिश्रा। तपन मिश्रा ये 23 मई 2017 को इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। यह जहर उन्हें पदोन्नति साक्षात्कार के दौरान इसरो मुख्यालय में नाश्ते में मिलाकर दिया गया था। इस कारण से उनके शरीर से बहुत अधिक खून का स्राव हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही थी, उनकी त्वचा भी निकल रही थी। हाथ पैर की उंगलियों से नाखून उखड़ने लगे थे।
इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, हड्डियों में दर्द और अंदरूनी अंगों में संक्रमण जैसी कई समस्याएं भी होने लगी थी। उन्होंने यह भी लिखा था, इसरो में कभी कभी बड़े वैज्ञानिकों के संदिग्ध मौत की खबर मिलती रही है। 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। उसके बाद 1999 में VSSC के निदेशक डॉक्टर एस श्रीनिवासन की मौत पर भी सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, 1994 में नंबी नारायण का मामला भी सबके सामने आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी इस रहस्य का हिस्सा बनूंगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें अच्छी जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।